अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई शख्स अपने दोस्त से कहे एक गधे, तो यकीनन वो नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि किसी को गधा कहना एक गाली समझी जाती है। ख़ास तौर पर ज़्यादातर अरब ममालिक में हमारे नज़दीक गधापन यानी गधा होना बेवकूफ़ी, सादगी या नासमझी की अलामत समझा जाता है। अगर कोई बात ना समझे तो फ़ौरन कहा जाता है, तू गधा है क्या। अगर कोई शख्स ध्यान ना देकर कोई चीज़ गिरा दे तो कहा जाता है, ध्यान से गधे। यानी हर गलत हरकत के लिए हम फ़ौरन लफ्ज़ गधा इस्तेमाल कर लेते हैं, बग़ैर ये सोचे कि क्यों। लेकिन अजीब बात यह है कि अगर हम गधे को बतौर जानवर देखें और इसके रवैये पर गौर करें तो पता चलता है कि वो बेवकूफ़ नहीं बल्कि सबसे ज़हीन जानवरों में से एक है। तो फिर सवाल ये है कि हम गधे के साथ ये जुल्म क्यों करते हैं और इसे बेवकूफ़ी की अलामत क्यों बना दिया है, हालांकि वो तो ज़हीन है। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल मिस्ट्रीज़। गधा एक जानवर है जो इकोडाई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, यानी वो ख़ानदान जिसमें घोड़ा और ज़ेबरा जैसे जानवर आते हैं। गधे जंगली हालत में ज़मीन पर लाखों सालों से मौजूद हैं। रिसर्चर्स का ख्याल है कि सबसे पहले उन्हें तकरीबन 7,000 साल पहले पालतू बनाया गया था। कुछ और रिसर्च के मुताबिक ये अमल यमन में शुरू हुआ और वहाँ से पालतू गधे फैलते फैलते पूरी कदीम दुनिया में आम हो गए, यहाँ तक कि एशिया और यूरोप तक पहुँच गए। जिस वक्त गधों को पालतू बनाया गया, इसी दौरान शुमाली कोरिया में शदीद खुशहाली का एक दौर आया। इसकी वजह से वो खित्ता जो कभी सब्ज़ और घना था, आहिस्ता आहिस्ता रेतीला और सहराई बन गया। इसीलिए गधों को पालतू बनाना इंसानों के लिए बेहद ज़रूरी बन गया था, ताकि वो इस नई सहराई माहौल के साथ मुताबिकत पैदा कर सकें। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि कभी एक वक्त ऐसा भी था जब इंसानी तहजीब गधों पर मुकम्मल तौर पर एतबार करती थी, और ये बात बहुत से माहिरीन भी तस्लीम करते हैं। कदीम ज़माने में इंसान गधों को तकरीबन हर काम के लिए इस्तेमाल करता था, जैसे कि सामान लादने, सवारी के लिए, खेतों में काम करने, ज़मीनों की निगरानी के लिए और पानी लाने के लिए। गधे में कई ऐसी खसूसियात हैं जो उसे इस काम के लिए बेहतर बनाती है। गधा अपने जिस्मानी वज़न के ऊपर 20 से 30% तक बोझ आराम से उठा सकता है, और अगर ज़मीन हमवार हो तो अपने जिस्म के वज़न से 2 गुना ज़्यादा बोझ खींच सकता है। ये जानवर 3 दिन तक बग़ैर पानी के रह सकता है, बहुत कम खुराक पर भी ज़िंदा रह सकता है और ज़्यादा दर्जे हरारत बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। सबसे अहम बात यह है कि गधा एक फर्माबरदार और पुरअमन जानवर है। जो हुक्म दिया जाए वो मान लेता है, किसी पर हमला नहीं करता। इसी वजह से कई कदीम तहजीबों में गधे को बेहद एहतराम की नज़र से देखा जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना है। पहले के लोग एक दूसरे को गधा कहकर गाली नहीं देते थे, बल्कि गधे को इज्जत दी जाती थी। कदीम मिस्र के लोग जो कई जानवरों को मुकद्दस मानते थे, गधे को भी मुकद्दस समझते थे। साल 2002 में एक माहिरीन आसार कदीमा की टीम ने एक कब्र दरियाफ्त की जो बादशाह होरेया के दौर की थी, जो फ़िरौन मीनार मिर के बाद मिस्र के पहले शाही ख़ानदान का दूसरा बादशाह था। इस कब्र के करीब एक छोटी सी कब्र मिली जो मिट्टी की ईंटों से बनी हुई थी, और इसके अंदर 10 गधों के ढांचे दफन थे। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि इन ढांचों को नहायत मुनज़्ज़म अंदाज में दफन किया गया था, और माहिरीन को मिला कि वहाँ उनके जिस्म में ना कोई हड्डी टूटी हुई थी, ना ही उनके दांतों में से एक भी दांत गायब थे। इसलिए रिसर्चर्स ने यह नतीजा निकाला कि इन गधों को बादशाह की कब्र के करीब मजहबी या सकाफती वजूहात की बिना पर दफन किया गया था। गधों की मौजूदगी हमें कदीम मिस्री नक़ूश और तस्वीरों में भी नज़र आती है, जैसे कि अशपोज़ के माबिद की दीवारों पर, या अमीर हरखौफ की कहानी में जो असवान के जजीरा अल फतीन का हाकिम था। इस कहानी में बताया गया है कि उसने 300 गधों का काफ़िला इस्तेमाल किया था ताकि नोबिया से मिस्र तक माल और सामान पहुंचा सके। ये हाल मेसोपोटामिया की तहजीब का भी था, जहां लोग अपनी ज़्यादातर रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों में गधों पर इन्हिसार करते थे। और तीसरी हज़ार कबल मसीह में गधे मशरक़ी वस्ती से यूनान पहुँचे, फिर वहाँ से रोम तक पहुँच गए, जहाँ उनका इस्तेमाल ख़ास तौर पर ज़राई कामों और चक्कियों को चलाने में किया जाने लगा, और आज तक गधों की खदमात इंसानियत के लिए जारी है। अब सवाल ये है कि इतनी लंबी तारीख के बाद क्या गधा वाकई एक बेवकूफ़ जानवर है? जवाब है बिल्कुल नहीं। गधा इंतहाई ज़हीन मखलूक है, ख़ास तौर पर इसकी ज़बरदस्त याददाश्त के लिए मशहूर है। वो लोगों, जगहों और हालात को याद रख सकता है।
مثلاً اگر گدھا کسی راستے پر ایک بار بھی چلا جائے تو وہ اسے پوری زندگی کے لیے یاد رکھتا ہے اور بعد میں بغیر کسی غلطی کے اسی راستے سے واپس آ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ پرانے زمانے کے مائنز میں کام کرنے والے مزدوروں کے گدھے اندھیرے میں بھی بغیر ٹکرائے چل سکتے تھے، کیونکہ وہ وہاں کے قدموں کی گنتی یاد رکھتے تھے۔ اور اگر گدھا کسی نئے راستے پر چلتا تو وہ خود بخود سب سے آسان راستہ چنتا۔ کچھ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ رومن امپائر نے جب اپنی مشہور سڑکوں کا جال بنایا تو انہوں نے انہی راستوں کو بنیاد بنایا جن پر گدھا چلنا پسند کرتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ گدھا زمین کے ساخت کے لحاظ سے سب سے بہتر اور سیف راستہ منتخب کرتا ہے۔ اب اگر ہم گدھے کی شارٹ میموری کی بات کریں تو وہ بھی بہت مضبوط ہے۔ 2008 میں یونیورسٹی آف ایڈنبرگ کے کچھ ریسرچرز نے ایک تجربہ کیا۔ انہوں نے گدھے کو ایک جگہ کھڑا کیا، اس کے سامنے اونچے بیریئرز کی ایک قطار رکھی اور ان میں سے ایک کے پیچھے کھانے کی ایک ٹوکری رکھ دی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ وہ کہاں رکھی جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے گدھے کو وہاں سے ہٹا کر چکر دلوایا اور کچھ دیر بعد واپس اسی جگہ لے آئے تاکہ دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے، اور تب نتیجہ یہ نکلا کہ گدھا فوراً بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سیدھا اس جگہ گیا جہاں ٹوکری رکھی گئی تھی۔ گدھے میں سیکھنے کی بہت زبردست صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ دی ڈنکی سینکچوری جو کہ یونائٹڈ کنگڈم میں واقع ہے، وہاں 2013 میں کچھ مطالعات کیے گئے جن سے یہ ثابت ہوا کہ گدھے ڈاگس اور ڈولفن کی طرح سیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں۔ گدھوں کو پہلے مائن ڈیٹیکشن آپریشن یعنی بارودی سرنگیں تلاش کرنے کے کام میں استعمال کیا گیا۔ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور اٹالین آرمی نے بھی ورلڈ وار 1 میں گدھوں کو سامان اور زخمیوں کی منتقلی کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گدھے پرسکون، ذہین اور آسانی سے تربیت پذیر جانور ہیں، خاص طور پر مشکل حالات میں جیسے جنگ کے ماحول میں۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ گدھے بہادر مخلوق بھی ہیں۔ جب کسی گدھے پر اس سے چھوٹے کسی درندے جیسے کویاڈ یا جنگلی کتے کا حملہ ہوتا ہے تو وہ بھاگتا نہیں بلکہ وہیں کھڑا ہو کر اپنی حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے بہت سے کسان گدھوں کو اپنے بھیڑیوں کے ساتھ رکھتے ہیں، کیونکہ گدھے ان کا دفاع کرتے ہیں اور چھوٹے درندوں کو ڈراتے ہیں۔ یقیناً ہم یہاں ان شکاریوں کی بات کر رہے ہیں جو نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں۔ ایک اور امیزنگ بات یہ ہے کہ عرب قدیم زمانے میں گدھوں کی بہت سی خصوصیات کی تعریف کیا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے گدھوں کے لیے کئی کنیتیں اور لقب بھی رکھے، جیسے گدھے کو حجش اور نافع بھی کہا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ خلیفہ اموی مروان بھی، جو آخری اموی خلیفہ تھے، ان کا لقب بھی مروان الحمار تھا، اور یہ کوئی گالی نہیں تھی۔ مورخین کے مطابق یہ لقب انہیں ان کے صبر اور مشکلات برداشت کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ یہیں سے وہ مشہور کہاوت آئی، غلب الحماری، یعنی میرا گدھا بھی تھک گیا ہے، کیونکہ گدھا صبر و برداشت میں سب سے مضبوط جانور سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر وہ بھی ہار گیا تو مطلب سب کچھ ختم۔ اگر ہم جدید دور کی بات کریں تو آج بھی کئی ثقافتیں گدھے کو پسند اور عزت دیتی ہیں۔ مثلاً جرمنی میں 2022 میں گدھوں کو بیسٹ پیٹ اینیمل کا خطاب دیا گیا، بلکہ اب تو ورلڈ ڈنکی ڈے بھی منایا جاتا ہے ہر سال 8 مئی کو۔ یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ انسان اور گدھے کے درمیان تاریخی تعلق کو سراہا جا سکے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ میں آج بھی ڈیموکریٹک پارٹی کا نشان گدھا ہے اور وہ اس علامت پر فخر کرتے ہیں۔ تو ساری باتوں کے بعد اب کوئی شک نہیں رہتا کہ گدھا ایک ذہین مخلوق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر گدھے کو بے وقوفی یا حماقت کی علامت کیوں سمجھا گیا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں پہلی وجہ یہ ہے کہ گدھا کبھی کبھار ضدی ہو جاتا ہے۔ اگرچہ عام طور پر وہ فرمانبردار جانور ہے اور اپنی برداشت سے زیادہ بوجھ اٹھا لیتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ کچھ خاص حالات میں ہٹ دھرمی دکھاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی مالک اسے کسی دریا یا کھلی پانی کی جگہ سے گزرنے پر مجبور کرے تو وہ انکار کر دیتا ہے، کیونکہ گدھے کو پانی سے فطری طور پر بہت خوف ہوتا ہے۔ اور اس پر ایک کہانی شائع ہوئی۔ مسٹر اسٹیو جو اس قصے کے مصنف ہیں، وہ اپنی زبانی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ اپنے والد اور والد کے ایک دوست کے ساتھ اپنے گاؤں میں ایک گاڑی پر سوار تھے جسے ایک گدھا کھینچ رہا تھا۔ انہیں ایک نہر کے کنارے ایک لکڑی کے چھوٹے پل سے گزرنا تھا تاکہ راستہ مختصر ہو جائے، لیکن جیسے ہی گدھے نے منظر دیکھا وہ ڈر گیا اور گزرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے مالک نے اسے آگے بڑھانے کے لیے ہر ممکن طریقہ آزمایا، مگر گدھا پھر بھی نہ مانا۔ اس نے یہاں تک کیا کہ تھوڑا سا سب چارہ لے کر گدھے کو لبانے کی کوشش کی، لیکن گدھے نے پھر بھی صاف انکار کر دیا۔ آخرکار جب مالک کا صبر جواب دے گیا
तो वो गाड़ी से नीचे उतरा और ज़बरदस्ती गधे को खींचने लगा, लेकिन गधा पिछली टांगों पर खड़ा हो गया और तकरीबन गाड़ी को उल्टा देने वाला ही था। आखिर में उन्हें वो लंबा रास्ता लेना पड़ा। इस तरह गधे की बात दुरुस्त साबित हुई। अब इस बात का निचोड़ ये है कि ऐसी बहुत सी सूरत हाल में गधा बहुत ज़िद्दी नज़र आता है और कुछ लोग इस ज़िद को सुस्ती या बेवकूफ़ी समझते हैं। हालांकि हकीकत में ये सिर्फ इसकी फितरी जबलत है जो उसे खतरे से बचाती है। मज़ीद ये कि गधे को हिमाकत से जोड़ने में अदबी कामों और अवामी रिवायात का भी बड़ा किरदार है जो यूनानी दौर से शुरू हुआ। यूनानी मुसन्निफ एसोब जो 5वीं सदी कबल मसीह में रहता था, वो अपनी कहानी और किस्सों के लिए मशहूर था। उसने गधे के बारे में कई तंज़िया किस्से लिखे। उनमें से सबसे मशहूर है गधा शेर की खाल में, जिसमें उसने एक गधे का जिक्र किया जो शेर की खाल पहनकर दूसरों को डराता था, मगर आखिर में एक लोमड़ी ने उसका रहकना सुनकर उसका राज फाश कर दिया। एसोब ने कहानी के आखिर में लिखा, कपड़े एक अहमक को छुपा सकते हैं मगर उसके अल्फाज और हरकतें उससे ज़ाहिर कर देती हैं। ये वो इब्तदाई अदबी तहरीरों में से एक थी जिसने गधे को बेवकूफ़ी की अलामत बना दिया। इसी तरह रूमी मुसन्निफ एपोलियस ने भी एक मशहूर तंज़िया कहानी लिखी जिसका नाम था दी गोल्डन एस। लफ्ज़ एस अंग्रेज़ी में गधे के लिए इस्तेमाल होता है। ये कहानी इसलिए मशहूर है कि ये वाहिद नावल है जो लातीनी ज़बान में रूमी दौर से आज तक मुकम्मल शक्ल में महफूज है। ये कहानी बाद में आने वाली कई सकाफ़तों पर असरअंदाज हुई और गधे को एक ज़िद्दी, अहमक और शरारती किरदार के तौर पर पेश किया। इसी दौर में एक फ़िलॉसफिकल पैराडॉक्स भी मशहूर हुआ जिसे कहा जाता है डंकीज़ बरिडन, यानी एक ऐसा ख्याल कायम हुआ जिससे गधा लोगों में बेवकूफ़ी की अलामत समझा जाने लगा। ये नज़रिया 14वीं सदी में बहुत मशहूर हुआ। इसे एक फ़्रांसीसी फ़लसफ़ी जैन बरिडन ने पेश किया था। इसमें ख़याली तजुर्बा बयान किया गया कि एक गधा जो बहुत भूखा और प्यासा होता है, इसके सामने खाना और पानी दोनों ही फासले पर रख दिए जाते हैं। अब वो फैसला नहीं कर पाता कि पहले किस चीज़ की तरफ जाए। नतीजे में भूख और प्यास दोनों से मर जाता है। फिर रेनेसांस के ज़माने में विलियम शेक्सपियर ने भी इस ख्याल को आम करने में अहम किरदार अदा किया। इसमें कई मज़ाहिर प्ले में गधे का लफ्ज़ बेवकूफ़ या अहमक इंसान की तज़हीक के लिए इस्तेमाल किया, ख़ास तौर पर इसकी मशहूर तरीन ड्रीम मिडसमर नाइट प्ले में। अब अगर हम अरबों की तरफ वापस जाएँ तो जैसा कि हमने पहले भी कहा कि अरब लोग गधे की कुन्नियत रखते थे, उसका एहतराम करते थे और उसकी कई सफ़ात को पसंद करते थे। लेकिन इसी वक्त कुछ अरबों ने गधे को तंज़, मजाक और हिमाकत के इलामत के तौर पर भी इस्तेमाल किया, बल्कि बाद औक़ात ज़िल्लत और पस मिजाजी के इस्तिआरे के तौर पर भी इस्तेमाल किया। ख़ास तौर पर शायरी में ऐसा कई कसाइद में किया गया जिनमें शायर ने कहा कि कौम का ज़लील इंसान तो ख़ुद गधे की तरह पहचानता है, लेकिन आज़ाद और शरीफ आदमी उसको कबूल नहीं करता। फिर यकीनन सबसे मशहूर बात, हमारे माशरे में गधे की कहानियाँ हैं। अब अगर तुम ये सारी चीज़ें ब्लेंडर में डाल दो तो आखिर में एक नाम निकलता है, गधा बेवकूफ़ और मुनफी सफ़ात की अलामत है। बात अभी ख़त्म नहीं हुई, इसके पीछे एक समाजी और तबकाती पहलू भी है। गधों का हमेशा मुआवजा घोड़े से किया जाता रहा है क्योंकि घोड़ा हमेशा अमीर और अशराफिया तबके से मुंसलिक रहा, जबकि गधे हमेशा आम मजदूर तबके से। इसीलिए लोगों ने गधे को कमतर मखलूक समझना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि रोमन्स के ज़माने में भी वो शख्स जो पढ़ना लिखना नहीं जानता था उसे गधा कहा जाता था, और ये लफ्ज़ अशराफिया तबके और तालीम याफ्ता लोगों के दरमियान बहुत आम था, ख़ास तौर पर रोमन्स के स्कूलों में। आखिर में मुमकिन है कि गधे को बेवकूफ़ कहने का सबब बाद लोगों की गलत फहमी हो, जो कुरान की एक आयत की गलत तशरीह की वजह से फैली। अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, एक आयत का मतलब ये है कि वो लोग जिन्हें तौरात पर अमल करने का हुक्म दिया गया लेकिन उन्होंने इस पर अमल नहीं किया, उनकी मिसाल इस गधे की तरह है जो अपनी पीठ पर किताबें तो लादे हुए हैं मगर इसे ना मालूम है कि उनमें क्या लिखा है और ना ही उसे उनसे कोई फ़ायदा हासिल होता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये आयत गधे को बुरा नहीं कहती और ना ही इसे बेवकूफ़ करार देती है, क्योंकि गधे से तो ये तवक्का ही नहीं कि वो इन किताबों को समझे, बल्कि ये तवक्का तो किसी भी जानवर से हो ही नहीं सकती, ये तो इसकी फितरत है। बल्कि आयत का मकसद इन इंसानों की मजम्मत करना है जिन्होंने इल्म हासिल किया मगर इस पर अमल नहीं किया। गधे और बेवकूफ़ी के दरमियान ये ताल्लुक़ सिर्फ एक गलत फहमी है जिसकी तारीख़ें बहुत पुरानी हैं, रोमानी अदब से शुरू होकर अरब शायरी और मुख्तलिफ़ लोक कहानियों और अदब तक। लेकिन हकीकत में गधा एक बहुत ज़हीन जानवर है जिसके पास गैर मामूली सलाहियतें हैं और उसने इंसानी तहज़ीब के फ़रोग़ में बड़ा किरदार अदा किया। लिहाजा आप बस करो
اور آئندہ کسی کو گدھا مت کہنا، اور اگر کوئی تمہیں گدھا کہہ دے تو ناراض مت ہونا۔ بس یہی تھا انجام۔ جو لوگ یہاں تک پہنچے ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں